हेलो टीम, वेलकम टू एक्टिव माइंड्स। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मुझे एक इन्वेस्टर मिल जाए। लेकिन आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम एक जो डिल्यूजन है कि इन्वेस्टर क्या सोचते हैं उसको एक और ऑर्गेनाइज तरीके से समझाने के लिए हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं। मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट का नाम बताने से पहले उनके अचीवमेंट्स पहले बताना चाहूँगा। वो एक इन्वेस्टर के साथ साथ एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को भी कंसल्ट करते हैं। ही इज़ ऑल्सो वर्कड एज अ सी सूट लेवल एग्जीक्यूटिव इन many companies. He created more than 15 plus companies. He is working in different kind of industries, like he consulted in different kind of companies like mobile, IoT, fintech, digital content, advertising, energy, and many more. और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि स्टार्टेड इज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इन द एज ऑफ 14 विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। उसके साथ साथ आप लीड कर रहे हैं एस्ट्यूट ग्रुप को, रीथिंकर्स एडवाइजरी और निरागा कैपिटल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के आप लीडर हैं। एंड अपकमिंग जो टाइकॉन होने वाला है तो वो भी आपकी लीडरशिप में होने वाला है। इस पूरी एक अचीवमेंट की एक हम जब समेशन करते हैं, एक नाम देना चाहते हैं तो इस पर्सनालिटी का नाम है मिस्टर जय जन सर। और वी वांट टू वेलकम यू जय सर Yeah, इन thank दिस अनदर एपिसोड ऑफ एक्टिव माइंड्स। एंड आज का जो सर टॉपिक है, हाउ इन्वेस्टर थिंक्स इन द एरा ऑफ एआई। इसके लिए सर हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए हम आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। और ऑडियंस आर वेरी एक्साइटेड। व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग विद माय फ्रेंड्स, दे वर लाइक कि आप ये पूछना, आप ये पूछना, आप ये पूछना। लेकिन आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि क्योंकि आपकी जैसी पर्सनालिटी सर, यू कवर्ड बेसिकली एवरीथिंग। एंड आई ऑलवेज से दैट you are that kind of man that every man wants to become. So, welcome to Active Mind, sir, again. And, sir, how are you feeling right now? thank you so much, Simant, and my hello to all the members of the Active Mind and all the people who are watching this podcast. Um, so I'm really thanks that and really feeling glad that youngsters are talking about it and youngsters like you who are really invited the people like us and trying to know about what something is happening in the industry. That's great. थैंक यू सो मच सर। सर, आज का जो टॉपिक है कि एआई के टाइम, एआई का एक ऐसा एरा चालू हुआ है सर, मतलब पीपल आर मोस्ट इन डिल्यूजन। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। पीपल आर मिसिंग द स्ट्रक्चर। दे आर ऑल्सो लूजिंग ऑन द पॉइंट कि व्हाट इज द बिग पिक्चर विद एआई। और यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर, एज अ गाइड टू मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड बडिंग स्टार्टअप लीडर्स लाइक मी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सर, आप क्या समझते हैं कि आज के टाइम पे, एआई के टाइम पे, कौन से बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? आई रियली वांट टू स्टार्ट विद टफ क्वेश्चंस। तो कौन से बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर? सो सीमांत, ग्रेट क्वेश्चंस। सो मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जहाँ से मैं देखता हूँ एआई इरा को जो आपने कहा, जी सर। इफ यू डोंट थिंक अबाउट टुमारो, हम्म। एआई विल swallow your today. हम्म। सो नोट डाउन माय मार्क्स बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे ख्याल से जो भी बिजनेसेस जो डेटा एनालिसिस रिसर्च या जो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो इस एआई और डेटा को नहीं समझ पा के उसको लेके ग्रो नहीं कर पाएंगे और उनको लगता है कि अभी ये स्लो ग्रोथ है, जैसे कोई और टेक्नोलॉजी आती है वैसे ही क्या कहते हैं एआई आया है। पर मैं उसमें बताना चाहता हूँ किसी भी जगह पे कब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके 3 होराइजन हमें चेक करने चाहिए। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए, इज इट टाइम, इज इट राइट टाइम, या सिर्फ मुझे बात हो रही है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज रिलेटेड टू द टैलेंट। क्या इसको समझदार लोग बात कर रहे हैं? सो नाउ टुडे लुक एट इट इज रियल। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन होती है टेंजेंट, विदर क्या यह आपकी उन इंडस्ट्रीज में रह के रियली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे एआई के एस्पेक्ट में तो यस, इट्स नॉट अ टॉक पॉइंट नाउ टुडे, टाइम इज अ राइट, इट्स इम्प्लीमेंटिंग। From a tangent perspective, it is really solving the real problems. And third, which is related to a talent, क्या ये इंटेलेक्चुअल लोग बात करें? आज आप देखिए सारे बड़े ग्रुप्स देख लीजिए ग्लोबली, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है ये एआई इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन होता है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स और फाउंडर्स का, क्या रियली वो कितनी स्पीड से करेगा? तो उसका एक क्वेश्चन बहुत सामान्य सा होता है। जब सॉफ्टवेयर आया था उसको काफ़ी सालों लगे थे उसको अडॉप्ट करने में। जब मोबाइल आया उसको 100 मिलियन मार्क्स आने में 7 साल लग गए। लेकिन जब एआई आया तो उसके 100 मिलियन मार्क्स आने में मात्र 3 महीने लगे।
और जिस लेवल पे ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, आप मान के चलिए ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करेगी। तो जो आपका क्वेश्चन था, अगर आपने उन इंडस्ट्रीज को ऑप्ट नहीं किया जहाँ पे ये डिजिटल और डेटा का इम्पैक्ट आता है, मेरे ख्याल से वो सारी सर्वाइव नहीं करेंगी। जिसमें से आप कुछ देख ही रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सर। जिसमें कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, जिस स्पीड से एआई कोड लिख रहा है। एजेंसीज, जो मार्केटिंग एजेंसीज होती थी, क्रिएटिव एजेंसीज होती थी, आज उसके लिए बना रहे हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट में आप देखिए, आप गाने से लेके, लिरिक्स से लेके सब कुछ बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। सो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि ये आपका जॉब नहीं खाएगी, या आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। सो मेरा बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एआई इज़ नॉट किलिंग योर जॉब्स, एआई इज़ किलिंग द इनएफिशिएंसीज। सो मेरे ख्याल से अब ये एक मौका आया है जहाँ पर हम एआई को यूज़ करके ग्रो कर सकें। एंड आई थिंक वी आर इन अ गोल्डन ईरा, जहाँ पे हम और एक अच्छी डेवलप कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हैं, जहाँ के माइंड्स की तारीफ ग्लोबली होती है। सो मेरा कहना है कि ये जो एआई ईरा है, कंसिडर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। 100% सर, कम्प्लीटली ट्रू सर। बट आई रियली वांट टू नो, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हम टीयर 1 में तो सर काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेसेस को रन करने के लिए, बट टीयर 2 टीयर 3 में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई, और किस टाइप के नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज बन रही है यहाँ पे, क्योंकि पीपल रियली वांट टू पिवट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ बिजनेसेस और ट्रेडिशनल काइंड ऑफ जॉब। तो सर हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है सीमांत। मैं आपको बताता हूँ, मैं काफ़ी सारे फैमिली हाउस से मिलता हूँ, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3। स्पेशली मेरा जो लास्ट 2 साल का जर्नी है, जिसमें मैं पहले काफ़ी सारे बिजनेसेस बिल्ड करके एग्जिट लिया है, एंड नाउ मैं करीबन लास्ट 2 साल में करीबन 200 अलग अलग फैमिली हाउस से, टीयर 2 टीयर 3 के फैमिली हाउस से मिला हूँ। वहाँ पे जो चेंज आ रहा है रियली इम्पैक्टिंग, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बाहर से पढ़ के आई है। दे हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ वेरी गुड कॉलेजेस, वो सीख के आए हैं, वो अपने बिजनेस को समझ रहे हैं, और वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई डीप टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इन एआई, हाउ इट कैन रियली चेंज माई बिजनेस, एंड दे आर रियली थिंकिंग अबाउट। और ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर द न्यू एज टेक्नोलॉजी। सो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की जैसे आपने बात करी, सो मेरे ख्याल से वहाँ पे माइंडसेट चेंज हो रहा है। और चूंकि इंडिया में आज इंटरनेट इतना अवेलेबल है, इतनी क्या कहते हैं, गांव गांव तक अवेलेबल हो गया है, उनने रियली लोगों का माइंडसेट चेंज किया है। सो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट कि टीयर 2 टीयर 3 से आप काफ़ी सारे यूनिकॉर्न देखने वाले हैं आगे समय में। आप ऐसी इंडस्ट्रीज देखेंगे जो कभी लगता था कि जो मार्केट को चेंज ही नहीं करती थी, आपको वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आएगी। और सबसे बड़ी बात है, शहर भले छोटा सा होता है, लेकिन जो गांव और जो क्या कहते हैं छोटे कस्बों और टाउन के जो लोग होते हैं, उनका दिल बड़ा बड़ा होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। सो मेरा मानना है कि ये नई टेक्नोलॉजी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए एक नया ईरा लेके आएगी। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर, क्योंकि इट्स अ होप which AI gave to most of the people nowadays. बट सर ये एक ले-ऑफ्स का भी टाइम, हमने काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर कंटिन्यूसली लेइंग ऑफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिकल्स। तो सर ये सेम चीज़ हम इंडिया में भी देख रहे हैं, जो एक मिड सीनियर लेवल की प्रोफाइल्स रहती थी वो ले-ऑफ्स देख रहे हैं। तो सर ये अभी जो हम आईटी कंपनीज में कुछ ले-ऑफ्स देख रहे हैं, तो वो क्या करें, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्किल अप दे शुड बी डूइंग अप, और वो क्या ऐसा कुछ करे एआई को यूज करके ताकि वो वापस से रेलेवेंट हो पाए, बिकॉज दे गॉट लेड ऑफ बिकॉज दे वर इररिलेवेंट टू द कंपनी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट व्हाट शुड दे डू? सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो न्यू एआई आया है वो तो काफ़ी कुछ ले ऑफ कर देगा, जॉब्स चले जाएंगे, एंड स्पेशली आईटी इंडस्ट्रीज में तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूज आता है, क्योंकि मेरे पास जिस तरीके से अभी रेज्यूमे आते हैं कि आप इन बच्चों को कहीं लगा दें, तो मेरा मानना है कि ये तो एक बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले क्या होता था, आप एक आईटी कंपनीज में काम करते थे, वो वही मीडियोकर जॉब होता था, एक ठीक है, ऑब्वियसली कोई नहीं अवेलेबल होता, इसलिए आपके पैकेजेस हाई होते हैं। सो अब जो मेरे पास आ रहे हैं उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि एमएसएमईज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आईटी लोग रखते ही नहीं थे, आईटी के क्या कहते हैं स्टाफ ही नहीं होता था। आज उनको ये लग रहा है प्रेशर कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो आप मान के चलिए, आप आईटी सेक्टर जो हार्डली 8 to 10% क्या कहते हैं ऑलरेडी है, 90% इंडस्ट्री दूसरी सेक्टर्स की है, वहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है कि दे कैन प्लेस इट ओवर देयर। सेकेंड है, जो न्यू एज स्टार्टअप्स आ रहे हैं,
अब हम उनको बोल रहे हैं कि ये जो आईटी कंपनीज, ये जो आईटी लीडर्स हैं या आईटी मैनेजर्स हैं जो मीडियोकर लेवल पे जो जॉब करते हैं, दे कैन इजीली वर्क विद दिस स्टार्टअप्स, क्योंकि इन स्टार्टअप्स के साथ काम करेंगे तो भले थोड़ा सा उनको इक्वल सैलरी या थोड़ी कम सैलरी पे करेंगे, बट दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेन एन इक्विटी इन द ईसॉप। राइट सो मेरे ख्याल से उनको डिसरप्ट करने का पूरा मौका है। ऑब्वियसली कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका क्या कहते हैं प्रॉज और कॉन्स दोनों होते हैं, तो ये कुछ समय तक जरूर लगेगा कि ये जॉब्स खा रहा है, लेकिन आप मान के चलिए जितनी जल्दी आप इसको अडॉप्ट करेंगे वो उतनी जल्दी आपको नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा के देगा। और अभी मैं काफ़ी सारे जो मेरे काफ़ी जो सीनियर लेवल पे हैं जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे स्टार्टेड क्विटिंग देयर जॉब्स एंड दे आर स्टार्टेड ऑप्टिंग इन द न्यू स्टार्टअप्स और द गुड एमएसएमईज, जहाँ पे ये डिसरप्ट करने की बात करें, ट्राइंग टू हैव एन इक्विटी अराउंड, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये करा तो मैं शायद ज़्यादा गेन कर पाऊंगा, और कल एंटरप्रेन्योरशिप में तो उनके पास आने का हमेशा मौका अवेलेबल है। तो ये एक जरिया है, एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि इट इज़ अ मोर एन अपॉर्चुनिटी, या आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर है। अगर आप अपना थॉट बदलेंगे तो मेरा मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं। 100% sir, it's an opportunity, but it's a, you have that kind of positive mindset. But काफी सारे लोग sir, when they got laid off, they have that kind of negative mindset कि अब हम क्या करें, are we not good enough? तो एक ये एटीट्यूड और वो सारी चीज़ें भी आप, लेकिन सर आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आपका सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता? मतलब लेट्स डू अ काइंड ऑफ अ केस दैट example, you are a business analyst, you are a senior business analyst, it's a mid senior level role in IT company. अब you got laid off because example you are into insurance. अब वहाँ से आप ले ऑफ हो गए तो सर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यू हैव 5+ और 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद यू, तो अब आप क्या करते हैं इस पर्टिकुलर एरा? सो मैं आपको बताता हूँ, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मैं तो आपको, जैसे मैंने बोला, आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, बिकॉज अगर आप क्या कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट से लेंगे तो आपको रोक देता है, पॉजिटिव माइंडसेट आपकी आंखें खोलता है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं इस सिचुएशन में, इस इरा में होता तो मुझे लगता कि यार इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वही मैं क्या बोलते हैं 9 to 6 की जॉब कर रहा होता, उसके बजाय मैं एक क्या कहते हैं मुझे एक स्टार्टअप डालने का मौका मिलता। पहले के स्टार्टअप में और अब के स्टार्टअप में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मुझे पहले एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बना के, एक सास बेस्ड टूल बना के लॉन्च करना होता तो मुझे 5-10 इंजीनियर्स की टीम, एक को फाउंडर और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती। लेकिन मैं तो ग्रेटफुल होना चाहिए इस एआई इरा में कि आज वही जो पूरा मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं एक सिंगल टीम मिलके क्या कहते हैं यूजिंग एन एआई विद अ वेरी लिमिटेड बजट्स, मैं क्या कहते हैं उसको पूरा बना सकता हूँ। जो शायद उन्होंने सैलरी ड्रॉ करी होगी उसके 2 या 3 महीने की सैलरी में थे, वो एक अच्छा स्टार्टअप बना सकते हैं। बिल्कुल। और उसको पूरा जो लॉन्च करने का जो प्लेटफॉर्म है, जो पहले ये दिक्कत होती थी कि यार मुझे मार्केटिंग टीम लगेगी, है आज की तारीख में तो ऐप से लेके आप सब कुछ लाइव कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे इतना आसान काम है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट वी रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम समझी है और उसको सॉल्व किया। तो मेरा वहाँ पे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा, एंड दैट्स एन ओपन ऑफर टू एवरीवन। आपको कोई भी नया स्टार्टअप करना है तो आप खुद एज अ फाउंडर, या आप 2 फ्रेंड्स हो तो 2 को फाउंडर और एक मेंटर की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पैशन है और मेंटर के पास विजन है। अगर आप ये मिलके 3 लोग मिलके, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो निग्लिजिबल है, वो मिलके एक पूरा का पूरा एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, और शायद आप जितना जॉब में ड्रॉ कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा क्या कहते हैं आप आपके प्रोडक्ट से पैसा बना सकते हैं। सो दैट द माई पॉजिटिव माइंडसेट इफ आई वुड हैव इन दिस इरा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मैं क्यों इस इरा में उस समय नहीं था, उस समय हमारे पास एआई क्यों नहीं हुआ करता था। सर आपने एरा की बात करी, मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जब रिसर्च करा था आपकी प्रोफाइल के बारे में, 2016 यू वर सीईओ ऑफ अर्ली सैलरी व्हिच इज नाउ कॉमनली नोन एज 5। तो सर उस टाइम से इस टाइम को हम कंपेयर करें तो आज की डेट में काफ़ी सारे नए टूल्स हैं, एआई है बेसिकली, तो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप को ही हमेशा आप प्रमोट करते हैं। मैंने हमेशा आपसे जब भी बात करी ये चीज़ देखी है। तो सर जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि वो जल्दी एक ऐसे लूप में आए जहाँ पे वो कमाना स्टार्ट करें? क्योंकि people literally burn hefty amount of money at the time of their first entrepreneur venture. So यहाँ पे क्या करना चाहिए? What kind of mistakes we can avoid? मैं आपको उसको क्वेश्चन को एक बहुत ही अपनी पुरानी क्या बोलते हैं जो पुरानी कहानियाँ होती थी जो नानी सुनाती थी, और जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, क्या कहते हैं उसमें एक, अगर आपने कहानी सुनी होगी एक अंधे और लंगड़े की। जी सर। कि भैया अंधा और लंगड़ा क्या कहते हैं एक रास्ता पार करना चाहते थे, इफ़ यू रिकॉल दोस। आप मान के चलिए वही सिचुएशन है, आप जस्ट उसको आप कंपेयर करिएगा नए फाउंडर्स और मेंटर के मुकाबले।
जो नए फाउंडर्स होते हैं, नया जो स्टार्टअप, जो नई जनरेशन अपना कुछ क्या कहते हैं स्टार्ट करना चाहती है, उनके पास पैशन है, चीज़ है, इट इज़ लाइक वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या क्लैरिटी नहीं है कि वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर जो मेंटर है वो उतनी तेजी से शायद भाग न सके क्योंकि वो ऑलरेडी उसके इरा में काम कर चुका है, तो क्या है वो देख सकता है। तो दिक्कत क्या है, जो नए फाउंडर्स की जो मैं मानना चाहता हूँ, जो सबसे पहले आ रहे हैं, उनकी गलती है वो देखना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए कितना सिंपल सा है, अगर मेरे पास वो देखने की ताकत नहीं हो तो मुझे तो केवल एक ऐसा मेंटर ही तो चाहिए मेरी लाइफ में जो मुझे ये बता दे कि आगे का रास्ता क्या है। तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अंधापना होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मेरी आंखें तो खुली है, मैं सब तो देख पा रहा हूँ, मेरे पास तो एआई है, मैं सब तो सर्च करके दे रहा हूँ, तो लोगों को लगता है इसको अंधापना बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ 5 तरीके के अंधेपने होते हैं। बाकी आप सोचिएगा कि नए फाउंडर्स को कहाँ है, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो जब तक उनको ये लगेगा ही नहीं कि मुझे मेंटर की जरूरत क्यों है। तो 5 तरीके के अंधे होते हैं। पहला अंधा होता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, मैं कोई चीज जानना ही नहीं चाहता, क्या करना, फाइन हो रहा होगा तो होगा। ऐसे काफी सारे एमएसएमईज मिलेंगे, ऐसे काफी सारे अरे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, एआई आ गया, क्या मेरी लाइफ में अंतर आना है, वो दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अज्ञान। क्योंकि भैया उसके पास क्या कहते हैं देखना ही नहीं। दूसरा होता है अंधापना जो विनय का होता है, मतलब विनय अंधापना क्या होता है, जो किसी के भरोसे पे चलता है। यार मेरे को तो मेरे किसी ने बोल दिया है कि यार मेरे पापा के पास पैसा रखा है, मेरे चीज़ है, मेरी लाइफ चल रही है, मुझे तो ऐसा ही देखना है, या मुझे एक ही है, मुझे किसी ने आंखों पे मेरी पट्टी बांध दी है, जो अंधविश्वास जिसको बोलते हैं। यार क्या करना, जो भाग्य में लिखा है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, उसको बोलते हैं विनय, अंधापना। तीसरा अंधापना होता है एक आंख का, जिसको बोलते हैं एकांत अंधापना, कि ठीक है एक ही फील्ड है, मैं तो एक जैसे देखूंगा, मुझे ना इधर देखना है ना उधर देखना है, मैं तो एक जैसा देखूंगा, उसको बोलते हैं एकांत। वो भी है, कभी कभी क्या होता है लाइफ में जो डिसीजन होते हैं, यार क्या करना, मुझे दूसरा एंगल ही नहीं देखना, दूसरा एस्पेक्ट ही नहीं देखना। मार्केट में 10 रुपए और 8 रुपए की पेन अवेलेबल है, मैं तो एक सस्ती खरीद लूंगा 8 रुपए, मेरे को क्या करना मार्केट में जाके कि 5 रुपए में मिलती है, 6 रुपए में मिलती है, या मैं उसको बोरो कर सकता हूँ 5 पैसे में। द पीपल डोंट थिंक कि आप सोचिए जिसके 10 रुपए खर्च कर रहे हैं शायद आपको 5 पैसे में, वो क्या होता है एकांत बना। चौथे तरीके का जो अंधापना होता है वो संशय, डाउटफुल, मुझे पता ही नहीं कि ये करूं या ये करूं, लिया तो सही लेकिन रास्ते ही नहीं पता, रास्ते तो 5 हैं और मुझे पता ही नहीं कि इस 5 में से क्या करूं, कौन सा रास्ता मुझे कहाँ निकाल के देगा, क्योंकि मैं चला तो हूं नहीं ना, मुझे रास्ते दिख रहे हैं, मुझे पता है कहाँ जाना है। तो ये चौथे तरीका। और 5वें तरीका होता है कि जो बिल्कुल उल्टा चलता है, कि रास्ता तो ये था, शॉर्टकट से पहुंच जाता मैं, या ये मेरा सबसे नियरेस्ट था, लेकिन अब मैं जाऊंगा गोल घूम के लंबा। जबकि जैसे अभी आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि भैया अगर ले ऑफ हो गया तो क्या, अरे ले ऑफ हो गया, ये तो जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन करी थी ना तब भी आपको पता था कि क्या कहते हैं एक दिन आप ले ऑफ हो सकते हैं या एक दिन कंपनी निकाल सकती है। तो स्किल अपग्रेड करना अपना काम था, लेकिन क्या करें, वो है इतने लोगों को निकाल रहे हैं तो मेरे को भी निकाल दिया, क्या फर्क पड़ता है। सो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, सो ये जो अंधेपने 5 तरीके के होते हैं, ये अगर है तो मेंटर ऐसा आपको आपकी लाइफ में ढूंढना चाहिए। मैं क्यों एडवाइजर के बजाय मेंटर की सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो मेंटर होता है वो फाउंडर पे काम करता है और एडवाइजर होता है वो टास्क पे काम करता है कि यार मेरी गो टू मार्केट प्लानिंग करा दो, मेरा क्या कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनवा दो, मेरी पिच डेक बनवा दो, वो टास्क पे काम करता है। और मेंटर काम करता है जॉकी के ऊपर, भैया हॉर्स कैसा भी हो, यानी आपका स्टार्टअप कैसा भी हो, लेकिन जो जॉकी है वो कैसे सोच सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी, उसका डीएनए कैसा है। हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं बना है, जो फाउंडर है उसका डीएनए जान के उसको वैसा बताओगे तो वो रास्ता होगा। नहीं तो आप कहीं से किताब से पढ़ोगे कि यार स्टीव जॉब्स ने ऐसे मिलके एप्पल कंपनी बनाई थी तो मैं भी वो बना लूंगा, आप नहीं बना सकते। इवन स्टीव जॉब 10 साल बाद वापस से वही कोशिश करे तब भी नहीं बना सकता। सो कहने का मतलब है आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि किसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो फाउंडर गलती करता है वो मेंटर को इग्नोर करता है। मैंने मेरी लाइफ की सक्सेस की स्टोरी है, 14 साल की एज से काम किया, पापा मेरे मेंटर थे। उसके बाद वी गॉट द कंपनीज इन द टेलीकॉम सेक्टर, वहाँ पे भी हायर्ड मेंटर, क्योंकि मुझे पता है सारा काम डेवलपमेंट का, कोडिंग का हम रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो काम मैंने मेरी जिंदगी में किया ही नहीं, मैं जिस रास्ते पे कभी चला ही नहीं था, वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको दिखाने वाला तो मुझे कोई चाहिए था। और मेरी लाइफ में मेरे को मेंटर मिला
and that's the reason we could able to make a good successful companies. That's amazing. So that's very powerful, sir. But I really feel this thing in India that when we talk about businesses, we always think about Jain and Banya community, and I think that's in your DNA, right, sir? That you are prepared to create a great kind of business. I think that's a part of your DNA. So, sir, इस community का effect सर बताएंगे क्या होता है business पे? क्योंकि हम जब सुनते हैं कि अगर आप सर शार्क टैंक का भी आप पैनल पूरा देखेंगे तो नमिता धापड़ शी बिलोंग्स फ्रॉम बनिया कम्युनिटी, अमन गुप्ता इज अ बनिया कम्युनिटी इंडिविजुअल, और भी जितने पीयूष बंसल सर हैं वो भी हैं, अमित जैन सर आकाश 24, पीयूष अनुपम बंसल, मित्तल, अनुपम मित्तल सर शादी.com. तो सर ये पूरा पैनल सर जैन और बनिया कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स, मतलब दे क्रिएटेड ग्रेट बिजनेसेस, दे गिव ग्रेट काइंड ऑफ जॉब्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. तो सर इस डीएनए के बारे में समझना चाहूँगा. सो मैं आपको उसका एक सीक्रेट सॉन्ग बताता हूँ. जी. क्योंकि आपने चूंकि जैन कम्युनिटी बनिया कम्युनिटी की बात करी है तो मैं आपको उसका एक फैक्ट बताता हूँ. सो पहले क्या होता था कि सारा मैनेजमेंट बुक्स का ज्ञान होता था. तो आई वाज आल्सो फैसिनेटेड विद दैट. सो आई रेड मेनी बुक्स, 6000 प्लस मैनेजमेंट बुक्स इन माय लाइफ. सो जितना मेरा ट्रैवल टाइम होता था मैं उसमें एक बुक फिनिश करता था. दैट्स द माय मोटो. सो काफ़ी सारे पढ़े, उसके जिस्ट पढ़े, बट आई डोंट स्टॉप ओवर देयर. आई मीट विद द ऑथर्स ऑल्सो. मैं उसके ऑथर से मिलता था. तो ऑथर से मिलने के बाद पता चलता था कि जितना लिखा है और जैसी स्टोरी है एक्चुअल में वैसी नहीं है. उसमें काफ़ी सारी है क्योंकि जो सुनने में पढ़ने में अच्छी लगे वो लिखी जाती है. जैसी स्टोरी है वैसी हो कोई ज़रूरी नहीं. सो वी जस्ट थॉट कि इट्स गुड. सो मैंने सोचा कि चलो जैन और बनिया लोग भी होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, हम भी सब समझे बीइंग अ जैन, बट उतना हमने पढ़ा नहीं. तो आई जस्ट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट कि वेयर इट इज़ द ओरिजिन हैज कम. तो मैंने काफ़ी शास्त्रास पढ़े. सो जैनिज्म में मेरा अभी मोटा मोटा मान के चलिए 200 से 300 शास्त्र पढ़ चुका हूँ, अच्छे इन डेप्थ. इवन जो हम ये एआई युग की जो बात कर रहे हैं, आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कर्णानुयोग होता है. ओके. उसकी इन डेप्थ स्टडी है. एंड एआई काफ़ी एडवांस भी हो जाता है, उसका स्क्रैच भी नहीं है. इतनी इन डेप्थ मैथमेटिक्स और नंबर्स के कैलकुलेशंस कर्णानुयोग में ऑलरेडी बताए गए हैं जो आज से काफ़ी साल पुराने. लेकिन चूंकि आपने इसके जो डीएनए की बात करी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है और आप सर्च कर सकते हैं तो करिएगा, एक अनेकांत और शाद्वाद. जी सर. अगर आपको पता हो आमिर खान का एक शो आया था सत्यमेव जयते. तो उसके बाद उसने काफ़ी लोगों ने पूछा कि आखिर ये जैन लोग करते क्या हैं. तो उन्होंने बोला उसमें एक कॉन्सेप्ट की बहुत छोटी सी बात बताई थी कि दे बिलीव ऑन द अनेकांत और शाद्वाद. अनेकांत और शाद्वाद की क्या बात होती है कि दे एक्सेप्ट कि कौन क्या कहना चाहता है, किसके पर्सपेक्टिव से कहना चाहता है, उसमें कितनी डेप्थ है. जैसे हमारे यहाँ पे जैन रामायण होती है, वहाँ पे वाल्मीकि ने या तुलसीदास जी ने क्या लिखा रामायण महाभारत में, उसके बजाय इसके ऊपर फोकस होता है कि राम के मन में क्या चल रहा था. उस वक्त कन्वर्सेशन में सीता के मन में क्या चल रहा था. इफ यू पुट योर शूज ऑन देयर हैंड एंड देन यू रियलाइज व्हाट इट वांट, देन इट मेक्स. सो इसी कॉन्सेप्ट्स को अनेकांत और शाद्वाद. अनेकांत और शाद्वाद ये होता है जिसमें आप किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को पूरे सैटेलाइट व्यू से 360 डिग्री जानते हैं. और शाद्वाद मतलब उसको हर के एंगल से, हर के पर्सपेक्टिव से उसको कैसा कहा गया है वो समझते हैं. जब अगर आपने किसी चीज को इस एंगल से समझा तो आपको उस बिजनेस की जो पकड़ होगी वो बहुत मजबूत होगी. और इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आप मेरा लिंक्डइन पढ़ेंगे तो मैं उसमें एक बोलता हूँ कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट और पिछले क्या कहते हैं सेशंस में मैं कहता हूँ कि फाउंडर वो है जिसने अपने आप को पाया, हु फाउंड हिमसेल्फ. आप मान के चलिए वो कैसे, जब तक मैंने अपने आप को ही नहीं जाना होगा तो मैं कैसे करूँ. तो बनिए और जो जैन होते हैं वो ज़्यादा फोकस कौन कैसा कर रहा है उसके बजाय ये फोकस करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बिलीव इन माई सेल्फ, मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ. तो वो जो बात करते हैं, तो इसी की स्ट्रेटेजी में अनेकांत और शाद्वाद जो स्ट्रैटेजी जैनिज्म में बताई गई है, और मारवाड़ीज भी पुराने जो होते थे वो इसी मेथोडोलॉजी को यूज़ कर देते हैं. उसमें उस चीज़ का 360 डिग्री जानते हैं. आप मान के चलिए किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप होमवर्क करके जाएंगे और उस फील्ड में उतरेंगे तो ये, और यही डीएनए में सिखाया जाता है कि आपके आसपास की चीज़ जो है सिर्फ किताबी कीड़े नहीं है, जो आपके आसपास हो रहा है उसको भी समझो. जैसे आप मान के चलिए आपने कहा 14 साल के एज से बिजनेस करने का मजा क्या था, क्या समझते हैं, अच्छा पापा क्या कर रहे हैं, अच्छा फैक्ट्रीज में क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है. वो जो एजुकेशन देता है, वो जो आपको उस एज में एजुकेशन मिलेगा, उसका जो मज़ा है वो अलग है. और उस बेस को बना के सारे अपनी फील्ड्स के
उन एक्सपर्ट्स के साथ बात करके फिर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो चांसेस ऑफ दैट कि जिन्होंने तैयारी ही नहीं करी और समंदर में उतर गए, और जो समंदर में जाने के पहले पूछ लिया कि भैया क्या क्या दिक्कतें आएगी और वो फिर उतरे हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि दोनों में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी। इट्स वेरी पावरफुल। ये सर ये एक स्टडी है, और सर आपसे बात करते टाइम मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अभी कितना पूरा मुझे, और एक बोलता ना कि मैं कुएं में बैठ के देख रहा हूँ कि उस समुद्र में कितना स्कोप है और अपॉर्चुनिटी है सर। सर हमने जब बात करी कि एक वी शुड बी एम्पैथाइजिंग विद अ पर्टिकुलर बिजनेस, वी शुड बी गेनिंग ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, और हमारे जनरेशन के सर एंटरप्रेन्योर्स का सर एक सबसे बड़ा एक जिद होती है कि मुझे जल्दी से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। बट मैं यहाँ पे सर पूछना चाहूँगा कि एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे इन्वेस्टर के पास कौन से स्टेज में जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली मैं चले गया, मुझे कुछ ऐसा नॉलेज मिल गया जिस वजह से मैं अपने ही विजन पे डाउट करता हूँ। तो सर इसमें मैं कब एक मेंटोर या फिर एक इन्वेस्टर या फिर एक वीसी को रीच करूँ, कौन सा स्टेज होगा? देखो, मैं तो बीइंग अ मेंटर मेरे सारी मेंटीज को एक ही एडवाइस देता हूँ। अगर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप मान के चलिए, मैं उनको बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए कि आपने कुछ क्या कहते हैं जो आपने सोचा है वो आपने बनाया, फिर उसका क्या कहते हैं आपने उसको प्रोटोटाइप रेडी कर लिया है, उसको आपने कस्टमर के साथ वैलिडेट कर लिया है, और यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट द प्रॉब्लम। सो मेरा मानना क्लियर है कि इतनी चीज़ों के साथ अगर आप फिर फंड रेज करने जाएं, और चूंकि एआई का वर्ल्ड में पहले ये होता था कि 3 से 6 महीने लगते थे, अब चूंकि इन द एआई वर्ल्ड आप उस चीज़ को बड़ी फास्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक एमवीपी बना हो, कस्टमर का वैलिडेशन हो, और आपको बहुत क्लैरिटी हो, और मेरा मानना है क्लैरिटी विद द मेंटर्स, क्योंकि वो जो क्लैरिटी होगी वो रियल क्लैरिटी होगी, उसमें आपको आगे का पाथ बहुत क्लियर दिखेगा। अगर ये है, आई थिंक इट्स अ राइट स्टेज टू रेज अ फंड। फिर काफ़ी सारा डिपेंड करता है आपका किस टाइप का वेंचर है। तो एक और, चूंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसमें एक और क्लैरिटी देना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट, पर आप समझिएगा हम तो चेन और बढ़िया बिजनेस वाले हैं। आप मान के चलिए एक वीसी जो एक अर्निंग कमा के देता है वो करीबन करीबन 35% से लेके 45% का आईआरआर कमा के देता है। इसका मतलब हो गया, अगर आप सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगभग लगभग उसकी जो अर्निंग है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुई। एंड दैट वे द टर्म शीट वर्क्स। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप मान के चलिए सिर्फ वीसी ही इन्वेस्टर नहीं होता है, इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं। इन्वेस्टर आपका स्ट्रेटेजिकली होता है। आप मेरे पास्ट वेंचर देखेगा, आई रेज्ड सब्सटेंशियल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जो टर्म शीट करते वक्त ध्यान रखना होता है, उसमें शायद एक मेंटर के साथ मेरे थे तो हमने लीगल टर्म्स थोड़ी सी ध्यान रखी, तो वी वर इन गेनिंग ऑन द पोजीशन। इसके बाद अगर आप बात करें तो जो आपको ग्रांट्स मिलती है, गवर्नमेंट इतनी ग्रांट्स दे रही है, दैट इज़ अनदर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप जाएँ तो डेट अवेलेबल है, डेट में भी अलग अलग रेंज है, आपको एज लो एज 8% से लेके 12% तक के लिए अवेलेबल है। फिर अगर आपका वेंचर पहले सक्सेसफुल हुआ तो वेंचर डेट जैसी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल है। फिर अब जाएं तब जाके कहीं वीसी कैपिटल आता है। सो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और आप किस स्टेज पे है और फाउंडर्स का क्या बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टर चूज करना है। नहीं तो क्या होगा, आपके बिजनेस में मुनाफा 20% ही था, विच इज नॉट अ बैड, और आप चले गए जिस जो 35% कमाना चाहता है। तो आप इमेजिन करिए, सिंपल सा बनिएगा मैथ से, 20 कमाऊंगा 35 दूंगा, तो आप कमाओगे क्या? सिंपल। तो कुल मिला के जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस ऐसा ही सोचना चाहिए कि आप उस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ और उसकी डेफिनेशन दुनिया में कभी बदल नहीं सकती। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसी फॉर्मूला को किसी भी तरीके से आप जंबल कर लें, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कर लें, इन कैश कर लें, इन काइंड कर लें, लेकिन फॉर्मूला तो यही होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये बदल ही नहीं सकता। वेरी पावरफुल सर, मतलब आपके every response that you are giving me sir, it's a education that I have to apt in my own day to day life also. सर इसके बाद एक सर हमने कंफर्ट जोन की भी बात करी। पीपल डोंट वांट टू लीव देयर डे टू डे जॉब बिकॉज
दे आर नॉट एबल टू सेव दैट काइंड ऑफ मनी। बट हमारी जनरेशन में कैसा है कि मैं जॉब करते करते क्या मैं को फाउंडर बन सकता हूँ, क्या मैं एक एंटरप्रेन्योर एज अ नॉट कंप्लीट एंटरप्रेन्योर, क्या मैं एक इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी कंपनी में। तो सर उन्हें अपना प्राइमरी जॉब भी नहीं छोड़ना बिकॉज दैट्स देयर ब्रेड एंड बटर, बट दे ऑल्सो वांट टू गेट इनटू अ को फाउंडर जोन। सो सर यहाँ पे क्या कोई प्लेटफॉर्म्स है जो कोई भी ज्वाइन कर सकता है विद मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी, और क्या आप उन्हें सजेस्ट करते हैं क्योंकि प्राइमरी जॉब के साथ वो सेकेंडरी एज अ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं हैं? जो अपना करंट जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं फॉर वॉट एवर द रीजन, नॉट नेसेसरी इट्स ऑल अबाउट अ मनी, समटाइम इट्स अ पर्सनल ऑल्सो, समटाइम इट्स अ पैशन अबाउट द जॉब। सो मेरा मानना है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दूसरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये मिलता है, दे गॉट स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम द अदर स्टार्टअप फाउंडर्स कि यार क्या वर्ल्ड में चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। सो उसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एज स्मॉल चालू करें। मतलब आप मान के चलिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एज स्मॉल टिकट साइज ऑफ 1.5 lakhs आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं जी बट मेरा उसमें पर्सनल व्यू है कि आप अगर एक ही पोर्टफोलियो में एक ही जगह पे एक ही स्टार्टअप में पैसा लगाया तो उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मेरा पर्सनल व्यू होता है टू द प्रोफेशनल पीपल, एटलीस्ट आप 10 से 20 लाख का मिनिमम बजट बनाएं और आप मान के चलें 8 से 10 कंपनीज में तो मिनिमम आप इन्वेस्ट करें। नहीं तो आपको उसमें से रिटर्न निकालना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपने अगर एक या दो स्टार्टअप में डाला और चांसेस है कि वो क्या कहते हैं डूब जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जो मैंने कमाया था वो भी गवा दिया और सीखने को भी नहीं मिला। लेकिन आप अगर कम से कम 8 या 10 स्टार्टअप में पैसा डालेंगे तो उसमें सीखने को आपको काफ़ी मिलेगा। सो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर जैसे IPV है, वी फाउंडर सर्कल है, वेंचर कैटलिस्ट है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जहाँ पे आप एज स्मॉल एज अमाउंट डाल के उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप उनके कैप टेबल पे नहीं होंगे स्टार्टअप फाउंडर्स के, वो किस किटी के थ्रू उनके आएंगे जो AIF जैसा फंड्स उन्होंने बना रखा है उस ग्रुप में आएंगे, लेकिन आपको कम से कम उनके बारे में जानने को तो मिलेगा। सो मेरा मानना है कि प्रोफेशनल्स अगर आने वाले 2 साल 5 साल में अगर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चालू करना चाहते हैं या एज अ साइड इनकम ये बिजनेस करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि उनको स्टार्टअप वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पता चलेगा क्या नया अपडेट चल रहा है, क्या नई चीज़ है, और क्या पता शायद आप किसी से इंस्पायर हो जाएं और हम कल आपको देखें कि वो भी एक नए एंटरप्रेन्योर बन गए। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी व्यूअर है सर। लेकिन एक मैं फ्रेमवर्क पढ़ रहा था एक पर्टिकुलर बुक में से सर, तो वो हमेशा एक बताते हैं उस बुक में कि हम जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो दे कैटेगराइज की ये बिजनेस नीड वांट लग्जरी तीनों कैटेगरी में कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो सर बेसिक में एग्जांपल देना चाहूँगा सबके लिए कि नीड इज मुझे पानी पीना, वांट इज मुझे साफ पानी पीना, एग्जांपल लग्जरी, एग्जांपल बिस्लरी, और लग्जरी में मुझे स्पार्कलिंग वाटर पीना, दैट्स लग्जरी। तो ये तीनों काइंड मतलब नीड तो सर मैं कहीं का भी पानी पी सकता हूँ, वांट मुझे बिस्लरी का ही पानी है, और लग्जरी मेरा स्पार्कलिंग वाटर है। ट्रू। तो सर आजकल लग्जरी बिजनेस, आई मीन पर्सनली मी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लग्जरी, सो सर आई एम नॉट एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू फैशन। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैशन, मतलब जो होगा अपैरल्स, आई एम कंफर्टेबल विद दैट क्योंकि आई एम मोर इनटू दैट माइंड बॉडी सोल कनेक्शन वाले जो एक डीप टेक काइंड ऑफ बिजनेसेस है, या फिर मुझे एक अलाइन रखते हैं। मैं सर एक ओवरऑल वेलनेस को काफ़ी प्रमोट करता हूँ, विच इज फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सोशल। ये जो 5 वेलनेस एक इंसान की एक पूरी पर्सनालिटी बनती है, इसके अराउंड अगर कोई बिजनेसेस बनते हैं तो मुझे वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ या फिर इस पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ूँ। बट सर एक इंडिविजुअल कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो नीड वांट लग्जरी के किस टाइप के बिजनेस में जाना चाहता है और वो कहाँ पे अवेलेबल है, और फिर मैं उसमें कैसे आगे बढ़ूँ? सो मैं आपको इसके लिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है जो फाउंडर है उसका पैशन क्या है। जी सो उसमें एक बहुत पुराने शास्त्रों में कहावत है, मतलब जो एक सूत्र बोलते हैं कि किसी को भी कोई काम करना चाहिए तो वो उसके दर्शन, ज्ञान और चारित्र से मैच करना चाहिए। दर्शन का मतलब है वो जिसमें बिलीफ या पैशन रखता है वो। अगर आप मान के चलिए, जो एक कहते हैं कि भैया अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती या सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं गाना गाते हैं तो कैसे होता, ऐसे ही एक फाउंडर जिसको जिस आइडिया में बिलीफ या पैशन ही नहीं है, ठीक है, अगर वो उस पर काम करेगा तो कैसे होगा। दूसरा, ज्ञान, उसका डेप्थ नॉलेज। दर्शन तो क्या होता है कि आपको एक ओवरव्यू देता है कि ठीक है हाँ ये मेरा है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो उसका इन डेप्थ नॉलेज होता है
तो जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या जो फाउंडर जिस आइडिया पे काम करना चाहता है उसका उस डोमेन में कितना डेप्थ नॉलेज है। अब इमेजिन करिए मेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग का और आप मुझसे क्रिकेट के क्वेश्चन पूछें, या आपका इंटरेस्ट है हेल्थ वेलनेस और उसका, और मैं आपसे पूछूं चलो भैया एक काम करते हैं ब्लॉकचेन में कैसा ऐसा अपन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वो इंटरेस्ट करेगा नहीं, कनेक्ट करेगा नहीं। चारित्र का मतलब होता है जो दर्शन और ज्ञान का मेल होता है उसके साथ उसको एग्जीक्यूट करने की क्या कहते हैं अंदर दिल से इच्छा, वो जो पैशन, वो जो अंदर काम करने का चलो आ जाओ विल सॉल्व इट, ये जो है। तो आप मान के चलिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दर्शन ज्ञान और चारित्र का जहां मेल हो उस फाउंडर को उसी से रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर आप वो उल्टा काम कराएंगे तो आप मान के चलिए नहीं। और बीइंग एन इन्वेस्टर ऑल्सो, हम जब किसी स्टार्टअप में या किसी फाउंडर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो रियली पैशनेट है उस चीज़ का, क्या उसको उस डोमेन का रियली इन डेप्थ नॉलेज है और वो रियली इसको करने के लिए एक्साइटेड है। ऐसा तो नहीं बस अभी किसी के पैशन में आया था, मेरे के 2 फ्रेंड्स और कर रहे हैं तो मैंने भी चालू कर दिया और वो आगे इसको लॉन्ग टर्म ले ही नहीं जा सकता है। तो आप मान के चलिए अगर मैंने 5 साल के लिए 7 साल के लिए सोच के इन्वेस्ट किया है तो आप मान के चलिए वो तो कल ही क्या कहते हैं उसकी गाड़ी रुक जाएगी। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इट। सर कहीं ना कहीं यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग की तरफ आ रहे हैं कि हम डिसीजन एक खुद के साथ कैसे करें। सर एक मेरा फेवरेट वर्ड है स्वधर्म, और विकास सर ने काफ़ी एजुकेट किया मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि बेसिकली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि मैं स्वधर्म अपने स्वधर्म पे चलूँ। लेकिन सर यहाँ पे भी एक डिसीजन मेकिंग का एक कॉल आता है। और सर जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सर, तो यू टॉक अबाउट 3 पीस, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ एंड परिवार। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि सर ये 3 पीस क्या है और इसके साथ हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। सो ये काफ़ी रिसर्च करके मेरा पर्सनल मैंने इसको फंडामेंटल्स बनाया है। जैसा आपने स्वधर्म की बात करी तो मैं मानता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपका स्वधर्म क्या है। तो अगर आप उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर को हिंदी में उद्यमी बोलते हैं, और अगर आप उसकी चूंकि आपने थोड़ा सा कनेक्ट किया है पर्सनल से, तो अगर आप उसको शास्त्रों में जाके पढ़ेंगे तो उद्यमी का मतलब होता है निर्णय लेने वाला। तो निर्णय आप कैसे लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है कि निर्णय जब ले रहे हैं तो आपकी जो बोलते हैं ना कि आपकी वर्क एंड लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। तो वर्क एंड लाइफ में दुनिया ये बोलती है कि यार मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ, और पर्सनल लाइफ का मतलब लोग क्या समझते हैं, जो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ, फैमिलीज के साथ हूँ। लेकिन मेरा मानना है पर्सनल, प्रोफेशनल और परिवार लाइफ। परिवार में आपके सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी क्या कहते हैं फैमिलीज हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप जिनसे मिलते हैं, जहाँ पे अर्थ का कोई प्रयोजन न हो। प्रोफेशनल मतलब जहाँ अर्थ का प्रयोजन हो, परिवार मतलब जहाँ अर्थ का प्रयोजन न हो। वो अलग बात है कि अभी न्यू ईरा में वहाँ पे भी लोगों ने अर्थ को इन्वॉल्व कर रखा है। बट मेरा मानना है जहाँ अर्थ नहीं है, जहाँ जिस फ्रेंड्स के साथ मुझे कोई मतलब नहीं कि कल मुझे बिजनेस मिलेगा, लेकिन मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, मेरी फैमिली के साथ मुझे वक्त बिताना अच्छा लगता है, वहाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता कि वहाँ मुझे कुछ गेन होगा। लेकिन जो इग्नोर किया जाता है वो पर्सनल, दैट्स द मी टाइम। अच्छा, लोगों को इसमें बैलेंस करने में भी ऐसा लगता है कि अच्छा अगर मैं पर्सनल, प्रोफेशनल और परिवार लाइफ लूंगा तो मुझे 8 घंटे क्या कहते हैं मी टाइम में चाहिए, 8 घंटे क्या कहते हैं परिवार टाइम चाहिए, और 8 घंटे मुझे क्या कहते हैं वर्क टाइम चाहिए। ये डेफिनेशन ही गलत है। आप मुझे बताइए, जब आप परिवार के साथ थे या आप क्या कहते हैं आपके पर्सनल प्रोफेशनल वर्क में, तो वहाँ पे क्या सीमांत नहीं है, वहाँ पे भी है। इसका मतलब है मी टाइम 24 घंटे के लिए होता है। एक समय भी आपका ऐसा नहीं, इवन सोते समय भी, जब आप अपने आप को देखते नहीं या जानते नहीं, वो आप हो, मी टाइम इज अवेलेबल। लेकिन दिक्कत क्या है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट या सेग्रीगेट करना नहीं जानते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है। नहीं तो आप अगर इसको सेग्रीगेट करके देखें और साक्षी भाव से देखें, तो जब भी अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या आप किसी और के साथ बैठे हो, आप अपने आप को नोट कर सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात करने का तरीका। और ये कभी कभी आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आपको अंदर की गट फीलिंग से पता चलेगा। तो मी टाइम 24 घंटे होता है। जब आप परिवार के साथ होते हो तब भी आपका क्या कहते हैं मी टाइम अवेलेबल है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तब भी आपको परिवार का ख्याल होता है। मैं कमा किस ले रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ मजे करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। सो आप मान के चलिए प्रोफेशनल लाइफ में आपका परिवार और मी टाइम दोनों है, और जो आपका क्या कहते हैं परिवार वाला टाइम है उसमें आपका परिवार और मी टाइम दोनों है। और जब आप मी टाइम में रह रहे हो तब इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, जब आप अपने आप को जानते हो तो ऐसा लगता है कि क्या मुझे मी टाइम जानना चाहिए, मुझे इसके लिए सेपरेट है। पर मैं आपको बता रहा हूँ उसका फंडामेंटल है,
उसकी रिसर्च आपको क्या कहते हैं किसी प्रोफेशनल किताब में जाके नहीं मिलेगी। ये जो हमारे पुराने शास्त्रास दिए हैं, जो हमको बचपन में संस्कार दिए हैं, वो हमको हमारा डीएनए बनाता है, हमारा एक सोचने का तरीका बनाता है। और आप लाख कितना भी बोलें प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस तब होते हैं, पर मेरा मानना है प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सक्सेस तभी होते हैं जब परिवार और फ्रेंड्स की आपके साथ दुआ होती है और आप रियली पैशनेट हो उसको करने के लिए, अंदर से इच्छा है, वो आपको पिच करता है। तो आप देखिएगा इन्वेस्टर्स को स्पेशली, चूंकि आपके काफ़ी सारे नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स हैं, तो पिच करने जाते हैं तो उनको लगता है यार मेरे को मेरे डोमेन का नॉलेज था, मैंने पिच कर दिया। बड़ा आप मान के चलिए सिर्फ वो पिच पे पैसा नहीं लगा रहा है, वो जॉकी पे पैसा लगा रहा है। और जॉकी में ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कितना इन डेप्थ नॉलेज रखता है, वो कितना बढ़िया एज अ पर्सन है। इसलिए मेरा एक सिंपल सी सजेशन है कि जब भी आप अगर आप किसी इन्वेस्टर्स को पिच करने जा रहे हैं तो हार्ड पिच करिए, क्योंकि ये एआई का जमाना है जहाँ पे झूठ बहुत है और बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आई होप यंगस्टर्स नोज वेरी वेल। मेरे ख्याल से आप हार्ड पिच करें और अपने बॉटम ऑफ हार्ट से सिर्फ ये बताएं मैं इस प्रॉब्लम को रियली पैशनेट होकर सॉल्व करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से देयर इज अ प्लेंटी ऑफ इन्वेस्टर्स हु रियली बिलीव ऑन इट कि यस ये बंदा है, इस क्या कहते हैं झूठ नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ किसी के किसी के बहकावे में आके भी नहीं बता रहा है या किसी फ्रेंड से मोटिवेट हो गया और चलो मुझे स्टार्टअप बनाना है, ये रियली वो प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्टर्स को हार्ड पिच करेंगे रादर देन नॉर्मली अ पिच, मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्ट आएगा। वो कहते हैं ना कि पिच डेक नहीं दिखानी है, इम्पैक्ट ऑफ पिच डेक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो अगर आप करिए, पिच डेक तो एआई बना देगा, सारी चीजें बना देगा, लेकिन जो नहीं बनाएगा ना वो आपका डिसीजन लेने की क्षमता, वो आपका पैशन, वो आपका बात करने का तरीका, वो आपका आगे का कमिटमेंट, वो कभी एआई बनाने वाला नहीं। कोई टेक्नोलॉजी भी आ जाए वो नहीं बनाएगी। सो मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर जितना अपने आप में ये विश्वास दिला पाएगा, आई थिंक इट्स गुड। सो डू अ हॉट पिच रादर देन नॉर्मल पिच डेक। वेरी पावरफुल, आई मीन दिस इज अमेजिंग। क्योंकि सर आपने जो बोला कि आप दिल से बोलो, और एआई कैन नॉट रिप्लेस दिस। आई थिंक एआई कैन नॉट रिप्लेस दिस एवर, एवर, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। और कि हम किस तरीके से अपना अंदर मेरे क्या चल रहा है, बाहर किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन सर बेसिकली सर जब मैं आप जैसी पर्सनैलिटी को देखता हूँ, आई फील लाइक दैट आई एम टॉकिंग टू अ सुपरमैन, बिकॉज यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन सर ऐसा कोई टाइम आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि मेरे पास सारे नॉलेज के साथ मैंने डिसीजन लिया, लेकिन उस टाइम पे गलत हुआ, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो चीज़ सही हुई? तो ऐसा कुछ इंसिडेंट या फिर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट आप बता पाए कि एक आपका कॉल आपने ग्रुप के साथ लिया विच उस समय गलत लग रहा था, लेकिन आने वाले टाइम पे बिल्कुल सही निकला हो? सो चूंकि मैं फाउंडर कोच हूँ, जी। ठीक है, और मैं काफ़ी सारे मेरे मेंटीज और फाउंडर्स को डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाता हूँ। सो जो मेरा डिसीजन मेकिंग लेने का स्टाइल है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको बताता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा कि मैं किस बैकग्राउंड में इसकी बात करना चाहता हूँ। तो आप मान के चलिए जो डिसीजन लेने का जो हमारा तरीका है, उसमें जो हम स्पेशली सिखाते हैं उसमें है कि 3 तरीके से डिसीजन ले जाते हैं। एक ही डिसीजन को 3 बार वेरीफाई करना। पहला डिसीजन लेने का तरीका होता है विच इज़ अ रैशनल, जो एक आम इंसान सभी ले सकता है। इवन अगर आप किसी अपने प्यून को या सर्वेंट को बोलेंगे जा बाजार में से सब्जी लेके आ, तो 2 दुकानों पे पूछेगा भैया ये 25 रुपये किलो है, वही सेम क्वालिटी की दिख रही है, ये 22 रुपये किलो है। तो ऑब्वियसली वो तो क्या कहते हैं प्यून और आपके यहाँ का सर्वेंट भी समझ सकता है जो रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन एंटरप्रेन्योर नहीं बनाता है। अगर उसी डिसीजन को आप लेटरल सोचो, यानी उस अजम्पशंस को हटा के कुछ नया सोचो, तो जो एक लेटरल थिंकिंग के गुरु होते हैं एडवर्ड द बोनो, अगर आपने उनको पढ़ा हो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि उसी चीज़ के लिए मेरे को उस डोमेन का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मैं किसी चीज़ को अलग तरीके से पर्सपेक्टिव से देख के भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये स्किल है, इसका मतलब है आप एक लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो लीडर तो आप किसी के यहाँ जॉब करके भी बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनेजर्स हैं, दे आर द लीडर्स, और वो एक ही डोमेन का है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो हर एंगल से, हर शूज में पाँव रख के देख सकते हैं। इन्वेस्टर क्या सोचेगा, मेरा कस्टमर क्या सोचेगा, मेरा क्या कहते हैं एम्प्लॉय क्या सोचेगा, मेरे जो वेंडर पार्टनर्स है वो क्या सोचेंगे, और उनके हिसाब से सारी चीज़ों को मिला के जब सॉल्व किया जाए, इसी को जैनिज्म में अनेकांतिफिकेशन, विच इज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अनेकांत, ये उससे। तो अब अगर आप सोचिए आपका कोई भी लिया हुआ डिसीजन जो आपने रैशनल सोचा, उसको क्रॉस वैलिडेट किया है आपने लेटरल थिंकिंग के साथ, यानी अजम्पशन हटा के, ठीक है,
और तीसरा आपने उसको फर्दर क्रॉस वैलिडेट किया है हर रेलेवेंट एंगल से उसको सोच के, हम्म, तो आपके उस डिसीजन में चांसेस ही नहीं है कि आपको रिग्रेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो है वक्त, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस समय की सिचुएशन और परिस्थितियां, क्योंकि जो आज से 40 साल पहले जो डिसीजन हो सकता था वही सेम तरीके से आज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि क्या बदल गया, वक्त बदल गया, परिस्थिति बदल गई, चीजें आसपास का जो एनवायरनमेंट है उनका अडॉप्ट करने का तरीका बदल गया, यानी आपने वो रेलेवेंट एंगल सोचा ही नहीं। सो सर वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन टिल दिस टाइम, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ हमेशा ऐसा लगता है कि सर बेसिकली मैं एक अर्जुन हूँ और आप कृष्ण की एक भूमिका निभा रहे हैं मेरे लिए यहाँ पर। सर जब मैं आपको एक इस टाइप की पर्सनालिटी में देखता हूँ सर, मैं हमेशा एक जानना चाहता हूँ कि आप एक डेली रूटीन में ऐसा क्या एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिससे आप एक सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और आप आने वाले जो भी कॉन्वर्सेशंस के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो क्या वो मेडिटेशन है या फिर बुक रीडिंग एक्सरसाइज, अब क्या आपका डेली रूटीन क्या है सर बेसिकली? सो मेरे डेली रूटीन में दो काफ़ी बड़े पिलर है। एक मेरा डेली टेम्पल विजिट, बिकॉज यू नो इन जैनिज्म टेम्पल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ अच्छा जाना है दर्शन करना है, बट चूँकि मैं इन डेप्थ स्वाध्याय भी काफ़ी करता हूँ, तो उसमें दर्शन करते वक्त क्या सोचना है, कैसे होता है, उसमें एक बहुत सिंपल सा होता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे, पुराने काम काज जो भी बाहर हो रहा है वो बाहर छोड़ के आओ और आप आपका दर्शन करो, और वहाँ रियली पता चलता है मी टाइम। और जब मी टाइम में जो अपनी जो कॉन्फिडेंस होता है, तो जैनिज्म में जो भगवान अरिहंत होते हैं वो इसी बेसिस पे बनाए, मतलब उनका पूरे जो थ्योरी सोचने का पूरा तरीका और जो स्वाध्याय में सिखाया जाता है वो पूरा अपने आप पे है। अपने आप को जानो, क्योंकि आपका जो काम है वो जानना है, तो जानो, अगर अपने आप को सही जान लोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्वच्छ लग जाएगी। और दूसरा रिचुअल मेरा ये है कि एटलीस्ट कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा तो मिनिमम स्वाध्याय, ताकि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है, क्योंकि जितना सीखा है उसको उतना बढ़िया तरीके से रिकैप करें ताकि हम उन सिद्धांतों को समझ सकें। बिल्कुल। तो इसी के ऊपर काफ़ी अभी मेरी जो रिसर्च चल रही है उसमें मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। उसमें मेरी एक वेबसाइट है kundakunda.com, उस पर मैंने काफ़ी काम किया। अभी जितने भी AI जो नए टूल्स आए हैं उसको लेके मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, और उसमें कोई भी आके अपना स्वाध्याय कर सकता है और बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है। जैसे मैंने एक बॉर्ड बनाया है सिंपल, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल जैनिज्म के हिसाब से भी निकाल के देगा जो शास्त्रों में लिखा है, और AI से बकायदा जो सोर्सेज होता है उससे भी रिसर्च करके दे देगा, और उसके साथ आपको वीडियोस चीज़ जहाँ उसका सोर्सेज है वो भी दे देगा। इवन अगर आपको उसमें से कोई मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप एक बटन क्लिक करिए तो आपको वहीं पे वो सारे मीनिंग के पास में आपको होवर करके डिक्शनरी पता चल जाएगी, ताकि आप उसको इन डेप्थ समझें। ऐसे ही करीबन 7 से 8 टूल्स जो उनसे रिलेटेड रिसर्च करने के लिए लगते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने सीखा है या जो हमने शास्त्रों से सीखा है वो कोशिश करके सभी को बताया जाए, ताकि द पीपल विल नो अबाउट इट। तो जिसका इंटरेस्ट होता है दे विल डेफिनेटली लव। तो मेरा मोस्टली ये टाइम काफ़ी कुछ माइंडसेट्स को रिलैक्स कर देता है, क्योंकि क्या हो गया कि एक तो पुरानी चिंताओं से दूर, आप बहुत क्लियर हो आपको क्या करना है, एंड इफ़ यू नो कि दिस इज़ यू, देन डेफिनेटली आपका जो पूरा दिन जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा। पावरफुल सर। और मतलब यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन अ फॉर्म ऑफ अ टेक्नोलॉजी। या एब्सोल्युटली, दैट्स टेक्नोलॉजी तो साधन है। बाकी तो जो लिखा है कि मेरे निमित्त से जो चीज़ पहुंचनी चाहिए कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंच जाए। हम अपना पार्ट प्रॉपर तरीके से प्ले करें, दैट्स द व्हाट वी आर डूइंग। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, एंड सर थैंक यू अगेन, मैं सबकी तरफ से बोलूँगा कि थैंक यू फॉर बीइंग यू। और सर हमारा एक हमने नया एक सेगमेंट स्टार्ट किया बेसिकली, हम इसे सुपर एक्टिव Q&A राउंड बोलते हैं। आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस और आपको यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी रैपिड, और कोशिश कीजिए सर कि आप वन वर्ड में बता पाए, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड। कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बट इट्स completely up to you sir, if you want to explain, we are privileged. So sir, success in one word for you. सुकून। उसके लिए चूंकि मैं रैपिड फायर है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल, कहना चाहूँगा बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा मुझे शेर याद आता है जब भी बिल्कुल। मैं सक्सेस की डेफिनेशन होता हूँ। इरशाद सर। नहीं नहीं, बड़ा बशीर साहब का बड़ा पुराना शेर है। अ, उन्हें सफलता में कामयाबी नजर आई तो वो दौड़ते चले गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आपका बिगेस्ट मोटिवेटर क्या है? मेरे ख्याल से जो किसी और ने नहीं बनाया
अगर मैं उसको बना सकूं, मतलब जो किसी और ने नहीं सोचा उसको मैं बना सकूं, तो दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेटर कि कुछ नया करें। सर आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है? मेरी लीडरशिप स्टाइल में मैं जो बात करता हूँ, वी हायर द ब्रेन्स एंड पे फॉर लाइफ स्टाइल, दैट्स माई पंच लाइन विच यू विल गेट एवरीवेयर। Yep. सो उसका फ़ायदा ये होता है, यू रेस्पेक्ट द ब्रेन्स एंड you cannot value them in by of paying off his salary. Hmm. What we can match is their lifestyle. So I think that the people really work around. So काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे अंडर में काम किया, किसी हमने जॉब ऑपरेटर्स के साथ काम किया, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया, उनकी काफ़ी बड़ी लोगों ने टीम ने मेरे साथ काम किया, हमारे आइडियाज़ पे काम किया। सो मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि वी शुड रेस्पेक्ट देयर ब्रेन्स. सो दैट्स माई पंच लाइन एंड दैट्स माई लीडरशिप स्टाइल जनरली वर्क. Amazing, sir. Sir, your role model every time. सो मैंने जैसे बोला, मेरा जो डेली का रूटीन है उसमें मैं आई बिलोंग टू द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म. सो भगवान अरिहंत के जो सिद्धांत हैं वो मेरे रोल मॉडल्स हैं. सर आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट बुक कौन सी है सर आपकी? मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट बुक ऐसे तो कोई भी नहीं है जो मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप बुक है जिसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ, विच इज़ अ हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योरशिप. मेरे ख्याल से लोगों को पढ़ना चाहिए. इट गिव्स अ अमेजिंग थिंग. और इन्वेस्टमेंट में मैं चूँकि थोड़ा सा जैनिज्म सिद्धांत पे बिलीव करता हूँ, तो उसमें कर्णान योग करके एक सिद्धांत और थ्योरी है जिसमें काफ़ी मैथ्स सिखाई जाती है, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था. सो जनरली मैं उस फिलोसफी पे बिलीव करके इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि पात्र को देख के समझा जाता है किसके साथ काम करना है, क्या करना है. तो काफ़ी सारी फिलोसफीज है जो आपको बड़ी सुकून देती है. सो उस फिलोसफी में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ. सर अगर कोई लाइफ में डिसीजन मेकिंग में अभी किसी को इशू आ रहा था, आप कौन सी बुक रेकमेंड करेंगे ताकि वो लाइफ को वापस से एक उनका रोड में वापस से अलाइन कर सके पर्सनालिटी के साथ? सो मेरा मानना है, दो मैं बुक रिकमेंड करूँगा आपको. एक तो मैंने जो हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योरशिप बोली, और अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है, जो स्पेशली आपको इमोशनल टच नहीं कभी कभी मिल पाता है, तो उसके लिए एक बुक है पंडित रतन सिंह जी भारेल की, इन भावों का फल क्या होगा. अच्छा. इट्स रियली अ कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व है अपने बीच से अपने आप का, और उस पर बड़ा हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में. अमेजिंग सर. सर आपकी फेवरेट मूवी सीरीज या डॉक्यूमेंट्री जो बिजनेस और लाइफ के बारे में एक अच्छे से समझाती है और आपकी सो फेवरेट है, गो टू मूवी? देखो, काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, चीज़ होती है, तो पीपल प्रेफर इट. लेकिन मेरा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट पे काम करने का तरीका होता है. तो अगर आपने बदमाश कंपनी देखी हो, तो उसमें जो लास्ट 30 मिनट में जो शाहिद कपूर चेंज होता है, द वे द थिंग्स, कि एक ही चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. राइट. मेरे ख्याल से लेटरल थिंकिंग और अनेकांतिफिकेशन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. सर लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर फॉर यू? मेरे ख्याल से एआई पे लोग बात कर रहे हैं, पर मेरा मानना है एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड स्पेशली फॉर द फाउंडर्स, अपकमिंग फाउंडर्स और एग्जिस्टिंग फाउंडर्स, मेरे ख्याल से दिस सेक्टर विल ग्रो अ लॉट, बिकॉज इस जगह पे काफ़ी चेंज होने वाला है. क्योंकि एआई जो चेंज करेगा और एप्लीकेशन ऑफ एआई जो चेंज करेगा, वो फाउंडर की सोच बदलने वाला है. और मेरा मानना है कि ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है. और मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक एडवाइस भी देना चाहूँगा, अगर आप करना चाहें तो एमएसएमई सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा स्कोप अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली ट्रम्प टैरिफ की जो चूँकि बात चल रही है, तो मेरा मानना है कि इट्स अ ग्रेट टाइम कि अगर ये इंजीनियर्स जिनको एआई आता है, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो एआई के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन ऑफ एआई बना रहे हैं, और एमएसएमई जिन्होंने एक इंडस्ट्री में एक अपना नाम कमा चुके हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर अस to deliver a global product from tier 2 tier 3 cities as well, apart from the metros. I think that is going to shine in India, and I think now we should really think about what an Indian can do, and can do a miracle. Indian minds are being appreciated, being a CEO of Microsoft or being a big large companies of other countries. I think it's a great time that tier 2 tier 3 cities से भी हम एक बड़े products और बढ़िया brands लेके आए. And I think it's a great time, and through this combination it's an opportunity for us. सो टैरिफ भले ट्रम्प ने लगाया हो, मेरे ख्याल से इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस. अमेजिंग सर. और सर काफ़ी लोग इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो सर एक टाइकॉन आप ऑर्गेनाइज करा रहे, तो सर उसके बारे में सर प्लीज़ बताइए, और कब हम इसको अटेंड कर सकते हैं सर? So good. So I was a president, I was a president for TIE Madhya Pradesh. TIE is basically an organization, the Indus Entrepreneur.
जिसके करीबन 61 चैप्टर्स अक्रॉस ग्लोब है और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी प्रमोट किया जाता है। Glad that in last my 2 years of tenure, TIE chapter Madhya Pradesh has been awarded as one of the best chapter in category B. Now, under our new president Sawan Ladda ji and the existing board, we are now organizing a TICON. So last year is also we organized, which was our first TICON, which was one of the best in Madhya Pradesh in Central India. एंड अब उसी को हम थोड़े से बड़े स्केल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्पीकर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स सभी को एक ही रूफ में बुलाया जाएगा। सो ये हम 31 अक्टूबर को कर रहे हैं। सो वी वांट दैट ऑल योर व्यूअर्स टू मार्क योर कैलेंडर। 100%। और टाइकॉन तो एक बहाना है, उस पर वी रियली वुड लाइक दैट आप रजिस्टर करें, आप आए, बट यू कैन टच मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम अवेलेबल. Siman Bhai has done a fabulous job, so I'm really glad that you are organizing such a great initiative. And it is, I think, podcast is one of the best medium for an education, क्योंकि ये जो दिल से बात होती है और जो दिल तक जाती है, so मेरे ख्याल से it's a great initiative done by Siman Bhai and your company. It's an amazing. So wish you all the best to all the viewers and most welcome to our TICON MP. Thank you. थैंक यू सो मच सर, एंड अगेन थैंक यू फॉर बीइंग यू। होप आपको इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जो सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you.